Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about NEFT, RTGS and IMPS. ये तीनों ही बैंकिंग टर्मिनोलॉजी हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जामिनेशन में इनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो ये तीनों ही टर्मिनोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट है और ये अभी हाल ही में न्यूज में भी थी। तो आइए जानते हैं कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले पढ़ते हैं हम एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो आपको इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि इसका फंक्शन क्या होता होगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ये क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक सर्वर है जो फैसिलिटेट करता है कि अगर आपको इंडिया में एक बैंक से दूसरे बैंक इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो। तो नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल, यानी इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। फिर ये जो एनईएफटी है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005, सन 2005 में इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसके सर्वर को मैनेज करता है। क्लियर है? तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर किसी पर्सन को या किसी इंडिविजुअल हो गया या कोई फर्म हो गई या कोई कंपनी हो गई, किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है तो एनईएफटी को ही के थ्रू ही करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरी सैलरी आती है वो एनईएफटी के थ्रू ही आती है, या जब आप जॉब करोगे तो आपकी जो सैलरी आएगी वो एनईएफटी के थ्रू ही आएगी आपके अकाउंट में। क्लियर है? तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो आपके अकाउंट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंड ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है। तो ये सिस्टम जो डेवलप किया था वो आरबीआई ने डेवलप किया था 2005 में। आइए इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हम जो है हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनईएफटी इज अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड्स ट्रांसफर। अंडर दिस स्कीम individuals, firm and corporate can electronically transfer funds from any bank branch to any individual, firm or corporate having an account with any other bank branch in the country participating in the scheme। तो आप ऑल ओवर द इंडिया में एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में है और मेरा जो अकाउंट एसबीआई में है ये है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। और मेरा जो ब्रदर है वो रहता है झांसी में, वो रहता है झांसी में और उसका भी अकाउंट काहे में है, एसबीआई में है। ठीक है। तो वो अगर मुझे अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब वो एसबीआई की ब्रांच में भी कर सकता हूँ। ठीक है। या अगर बात करें उसका जो अकाउंट है, जो मेरा भाई है उसका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में भी है। ठीक है, आईसीआईसीआई। ठीक है। या उसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में भी है। तो अगर मान लो मुझे एसबीआई से एसबीआई में करना है तो मैं एसबीआई का आईएफएस कोड डालूंगा। अगर मुझे एसबीआई से आईसीआईसी बैंक में करना है तो मैं उसका आईएफएस कोड डालूंगा। या एचडीएफसी बैंक में करना है तो उसका आईएफएस कोड डालूंगा। तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आप एक बैंक की ब्रांच से दूसरे बैंक की ब्रांच में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यानी ऑल ओवर इंडिया ये बैंक, आप एक बैंक से दूसरे बैंक जो फंड ट्रांसफर करते हो एनईएफटी के थ्रू करते हो। तो अगर बात करें, मैंने भी क्या बताया कि अगर आप जिस बैंक में उसका पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, जिस बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, उसका आपको आईएफएस कोड लिखना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को आईएफएस कोड के बारे में बताया था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये एक बैंक का यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है? बैंक का यूनिक एड्रेस होता है जो कोड फॉर्म में लिखा होता है, जो 11 डिजिट का होता है। तो जब हम पैसे ट्रांसफर करेंगे तो मैं पहले अपने भाई का नाम लिखूंगा, नेम, फिर अगर बात करें उसका अकाउंट नंबर, फिर अमाउंट लिखूंगा। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात करें आईएफएस कोड, या आईएफएस कोड पहले मांगते हैं अमाउंट बाद में मांगते हैं, इस तरीके से रहता है। आईएफएस कोड लिखूंगा। ठीक है। अब मान लो अगर मैं एचडीएफसी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो एचडीएफसी बैंक का आईएफएस कोड लिखूंगा। और फिर बाद में मेरे पास ऑप्शन आएंगे, मेरे पास सामने ऑप्शन आएंगे कि अगर मुझे फंड ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं। एक एनईएफटी का ऑप्शन होता है, एक आरटीजीएस का ऑप्शन होता है और एक आईएमपीएस का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इंडिया में कहीं भी फंड ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस को चूज करते हो।
तो यहाँ पर अगर देखिए आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, क्या अंतर है इनमें, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले अगर बात करें, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एनईएफटी, मैंने एनईएफटी सिलेक्ट किया और मेरे भाई को पैसा पहुंच गया। अब वो पैसा आधे घंटे में पहुंच सकता है, 1 घंटे में पहुंच सकता है, या विद इन अ डे वो पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देन आपसे एक अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनईएफटी के थ्रू आप मिनिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि मिनिमम आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो मिनिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? 1 रुपए। ठीक है, अगर मिनिमम कोई पैसा ट्रांसफर करोगे कितना करोगे? 1 रुपए। तो वहां पे अगर हम देखें आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, जब हम आरबीआई की वेबसाइट में पढ़ते हैं तो वहां पे नो लिमिट लिखा है, नो मैक्सिमम लिमिट और नो मिनिमम लिमिट। तो नो मिनिमम लिमिट का मतलब क्या हो गया? 1 रुपए। और नो मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम लिमिट कि या तो जितना आपके बैंक अकाउंट में है या जितना आपका बैंक अलाउड कर रहा है। देखो आरबीआई ने लिख जरूर दिया कि कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट वही बात है कि ये बैंक डिसाइड करता है कि वो कितना पैसा ट्रांसफर करवा सकता है। मान लो बैंक आपको अलाउ कर रहा है कि आप 10 लाख करो, आप करना चाह रहे हो 20 लाख, लेकिन बैंक अलाउ कर रहा है 10 लाख, क्योंकि उससे और भी लोगों को एनईएफटी कराना है, उसे और भी अपने कस्टमर्स को देखना, तो वो बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से कोई पर्टिकुलर लिमिट आरबीआई ने नहीं असाइन करी है, और पर्टिकुलर हम किसी बैंक की भी लिमिट को नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम पर्टिकुलर किसी बैंक की लिमिट भी नहीं बताते कि इस बैंक की इतनी लिमिट है। आपको सीधा सीधा आंसर करना है कि देयर इज नो लिमिट इन एनईएफटी। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट एंड देयर इज नो मिनिमम लिमिट। नो मिनिमम लिमिट में कितना? मिनिमम कितना? 1 रुपए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। देन अगला पॉइंट देखते हैं, इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लीजिए मैं जहां पर हूं वहां पर एसबीआई का अकाउंट नहीं है, या एसबीआई की ब्रांच ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं घूम रहा हूं डलहौजी में, मैं डलहौजी में क्या कर रहा हूँ, घूमने गया हुआ हूँ। ठीक है, और मेरे भाई को अर्जेंटली पैसों की आवश्यकता है। मेरा जो भाई है वो पुणे में रह रहा है इस समय। ठीक है, वो कहाँ रह रहा है? पुणे में रह रहा है। तो मुझे उसे अर्जेंटली पैसे भेजने हैं, वो पढ़ रहा है। ठीक है, उसने अपनी स्टडी के लिए पैसे मांगे, उसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, और मैं डलहौजी में घूम रहा हूँ, बढ़िया वादियों में घूम रहा हूँ। अगर बात करें, सारे सारे एडवेंचर कर रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे पास फोन आता है कि भैया मुझे अर्जेंटली पैसों की आवश्यकता है, और उसे अर्जेंटली पैसों की आवश्यकता है, और उस समय अगर बात करें मेरा जो इंटरनेट है वो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और मुझे उसे पैसे ट्रांसफर करने मेरे पास एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज थे। ठीक है भैया, जब घूमने जाते हैं तो एक्स्ट्रा रुपए तो रखते ही हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज थे और उसे 5,000 रुपीज की आवश्यकता थी। तो मैं क्या कर रहा, मैं गया एक, मैं हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हूँ ऐसे। ठीक है, मैं गया, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं वॉक इन चला गया किसी बैंक में पर्टिकुलर। मुझे वहां पे जो आसपास मुझे जो एक बैंक मिली जिसका नाम जो थी एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक की एक ब्रांच मुझे अपने आसपास डलहौजी में दिख गई कहीं। अब मुझे वहां दिखी एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक में गया, वॉक इन गया। एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि सर मुझे अपने भाई को पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में पुणे में। तो वो बोलेंगे ठीक है सर, आप अगर आपका अकाउंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे फंड ट्रांसफर के लिए, बट आपको थोड़े चार्जेस लगेंगे, वो आप देख लीजिएगा, बाकी आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट हो यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने ये मुझे बोला, तो मैंने जैसे ही वहां गया उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, तो मैंने उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएस कोड और नेफ्ट को सिलेक्ट किया, अमाउंट लिख के, और मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो क्या है कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है किसी भी बैंक में, और पर्टिकुलर बैंक में, और अगर आपको उस बैंक के थ्रू एनईएफटी करना है, किसी को फंड ट्रांसफर करना है, तो आप कर सकते हो, यानी वॉक इन कस्टमर भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है अगर उसका अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट यानी वॉक इन कस्टमर कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश एट द एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांचेस with instruction to transfer fund using NEFT. Clear? However, such cash remittance will be restricted to a maximum amount of rupees 50,000 per transaction. तो यानी अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो वॉक इन, अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो आप 50,000 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर 1 लाख रुपए होता और मेरा भाई मुझसे मांग रहा होता 1 लाख रुपए,
तो मैं उसे सिर्फ 50,000 ही ट्रांसफर कर पाता, ठीक है ना, क्योंकि 50,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। जो वॉक इन कस्टमर को अगर यहाँ पर फंड ट्रांसफर करना है एनईएफटी के थ्रू, तो वो मैक्सिमम 50,000 ही कर सकता है। और ये वॉक इन कस्टमर के लिए, अगर आपसे कोई पूछे वॉक इन कस्टमर कितना पैसा ट्रांसफर कर सकता है नेफ्ट के थ्रू, तो 50,000। और अगर आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट है बैंक में, और अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर मैं एसबीआई से करना चाहता तो मैं 1 लाख भी कर सकता था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, अब 50,000 जो लिमिट है वो वॉक इन कस्टमर के लिए तो है ही, साथ में अगर देखें एक फैसिलिटी है जिसका नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को सन 2007 में इस फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर किसी को इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफर करना है, यानी ये था वन वे क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटी, इसे हम वन वे क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफर करना है तो वो एनईएफटी यूज कर सकता है, ठीक है। ये जो फैसिलिटी है ये इंडिया ने नेपाल के साथ फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ाते हुए ही स्टार्ट की थी। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से नेपाल में जॉब कर रहे होते हैं या नेपाल में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इंडिया से ठीक है, या नेपाल के लोग बहुत सारे इंडिया में हैं, तो अगर किसी को इंडिया से नेपाल में पैसा ट्रांसफर करना है तो वो मैक्सिमम 50,000 तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जो एनईएफटी की फैसिलिटी है ना, जो एनईएफटी की फैसिलिटी है, ये जनरली किसके लिए है, इंडिया के लिए ही है। कि अगर आपको इंडिया में किसी भी बैंक में जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना है तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया से बाहर एनईएफटी करना है तो आप इंडिया से बाहर एनईएफटी सिर्फ नेपाल में कर सकते हो, वो भी इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के तहत, जिसके तहत आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो वो 50,000 कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैक्सिमम अगर हम देखें तो आपको मैक्सिमम शिफ्ट में या मैक्सिमम अगर देखोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि मैक्सिमम आप इंडो नेपाल रेमिटेंस के थ्रू कितना कर सकते हो, 50,000। वॉक इन कस्टमर मैक्सिमम कितना कर सकता है, 50,000। तो यहाँ पे ये एक 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 कैच पॉइंट है, ठीक है। जनरली जो है वो मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट है और मिनिमम नो लिमिट है। बट इंडो नेपाल रेमिटेंस के तहत अगर आप इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो 50,000 है, और जो वॉक इन कस्टमर है उसके लिए भी 50,000 है। आई होप ये सारे पॉइंट एक एक करके आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। हाँ, और अगर बात करें इंडिया से अगर आपको पाकिस्तान भेजना है, इंडिया से आपको न्यूयॉर्क भेजना है पैसा, इंडिया से आपको इंग्लैंड भेजना है पैसा, तो मैंने बताया भी था कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे फंड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या है, स्विफ्ट। हमने स्विफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे फंड ट्रांसफर करते हैं तो हम स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, ओके। तो अभी हम बात करें नेफ्ट की, तो नेफ्ट के और पॉइंट्स देखते हैं। हाउ डज नेफ्ट ऑपरेट, नेफ्ट ऑपरेट कैसे होता है। नेफ्ट सिस्टम ऑपरेट इन बैचेस ऑफ हाफ आवर इंटरवल। इट ऑपरेट ऑन डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस विच सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस। तो ये डिफर्ड नेट सेटलमेंट क्या है, डीएनएस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है पेपर में, डिफर्ड नेट सेटलमेंट। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस रिलेटेड टू एनईएफटी। तो डिफर्ड नेट सेटलमेंट। अब ये डिफर्ड नेट सेटलमेंट होता क्या, डिफर्ड नेट सेटलमेंट के तहत क्या होता है कि ये बैच बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, बैचेस बना लेते हैं। बैचेस कैसे, बैचेस ऐसे कि अगर मान लीजिए 8 बजे से लेके एक बैच बना लिया 8:30 तक का, कि 8 बजे से लेके 8:30 तक जितने भी लोग एनईएफटी कर रहे होंगे, चाहे वो एक फर्म दूसरी फर्म को कर रही हो, चाहे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कर रहा हो, चाहे फर्म इंडिविजुअल को कर रही हो, चाहे इंडिविजुअल फर्म को कर रहा हो, कोई भी अगर इस स्लॉट के बीच में एनईएफटी करेगा तो वो एक बैच में काउंट होगा। तो एक जो बैच होता है वो कितने कितने घंटे का होता है, हाफ एन आवर का होता है, ठीक है। हाफ एन आवर का एक स्लॉट हो जाता है, फिर वो स्लॉट भर जाता है, और जब वो स्लॉट क्लियर हो जाता है, ठीक है, पहले ऐसे ये लोग स्लॉट वाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक स्लॉट बना लिया, फिर दूसरा स्लॉट में जितने भी लोग कर रहे होंगे उनका क्लियर होगा, फिर तीसरे स्लॉट, फिर वही आता है। हर आधे घंटे में जित हर आधे घंटे में जितने भी लोग आ रहे होंगे उनका एक अलग अलग बैच होगा। तो पहले एक बैच क्लियर होगा, फिर दूसरा बैच क्लियर होगा, फिर तीसरा बैच क्लियर होगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने अपने भाई को पैसे ट्रांसफर किए, या तो उसे पैसे 1 घंटे 2 घंटे पहुंच जाएंगे या विद इन अ डे पहुंच जाएंगे।
तो नेफ्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम लगने का कारण यही है कि बैचेस के फॉर्म में पैसे ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, टाइमिंग टाइमिंग के बेसिस पे बैच बना लेता है और फिर उस बैच को वो क्लियर करता है, फिर अगले बैच को क्लियर करता है, फिर दूसरे बैच को क्लियर करता है। तो वो सर्वर अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, लेकिन सर्वर क्या करता है, जो टाइमिंग के बेसिस पे बैचेस बना लेता है कि इस टाइम पर इस स्लॉट में ये आधे घंटे में इतने लोग आ गए, फिर इस आधे घंटे में इतने लोग आ गए, फिर इस आधे घंटे में इतने लोग आ गए। तो आधे आधे घंटे का क्या होता है, बैच बनता है और वो फिर उस तरीके से क्लियर हो रहा होता है, तभी नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब देयर विल बी अ 48 हाफ आवर्ली बैचेस एवरी डे। हर दिन 48 हाफ आवर्ली बैचेस बनते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नेफ्ट क्या हो गया, 24/7 हो गया। पहले नेफ्ट की एक लिमिट थी, एक टाइमिंग थी कि आपका नेफ्ट आपका 8 बजे स्टार्ट होता था और 7 बजे खत्म होता था। ठीक है, यानी जो सर्वर इसका ओपन होता था वो 8 बजे से होता था और शाम के 7 बजे तक कर रहता था, ऐसा कुछ था। लेकिन अब आपको पुराना वाला याद नहीं रखना है टाइमिंग, आपको अभी पता होना चाहिए नेफ्ट अभी क्या हो गया, 24/7 हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर बात करें आरबीआई के साथ मिलके इसे थोड़ा डिस्कस किया कि हमें कंट्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है। तो डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए एनईएफटी को 24/7 किया है लास्ट ईयर ही आरबीआई ने अनाउंस किया था कि नाउ नाउ एनईएफटी विल बी 24/7। तो एनईएफटी अब क्या हो गया, 24/7। तो 24/7 समझ रहे हो कि आपका 24 घंटे आप एनईएफटी कर सकते हो और सातों दिन कभी भी कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि संडे को एनईएफटी काम नहीं करता था, सैटरडे को हाफ डे काम करता था। तो अब अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं एनईएफटी के थ्रू संडे को, तो नहीं कर सकते थे। और अगर बाकी दिन भी कर रहे हो तो वो सिर्फ 12 घंटे का स्लॉट रहता था। ठीक है, तो वही बात है कि अब 24/7 तो यानी 24 घंटे में अगर बात करें, 24 घंटे को अगर आप हाफ एन आवर में डिवाइड करोगे तो वही बात है कि वो 48 हाफ हाफ आर्ली बैचेस बन जाएंगे। ठीक है, तो अब 48 हाफ आर्ली बैचेस बनते हैं। द सेटलमेंट ऑफ फर्स्ट बैच विल कमेंस आफ्टर 12:30 आवर, सॉरी 12 बजने के बाद, ये 12:30 ही हुआ ना। ठीक है, एंड द लास्ट बैच विल बी एंडेड 12। तो जो लास्ट बैच है वो 12 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है, रात के, और फिर अगला जो बैच स्टार्ट होता है 12:30 से होता है। एनईएफटी इज नाउ अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग हॉलीडेज। तो हॉलीडेज में भी आप एनईएफटी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एनईएफटी के हॉलीडेज में कर सकते हो, यस हॉलीडेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि अब एनईएफटी 24/7 कर दिया। पहले एनईएफटी में रेस्ट्रिक्शन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा कि एनईएफटी जो है वो आपका कैसा हो गया है, मतलब उसकी टाइमिंग क्या है। तो उसकी टाइमिंग कितनी हो गई, 24/7 हो गई है, और ये सन 2020 से हुआ है। सन 2020 में ही इसे अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी अच्छे से। फिर अगर 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 बात करें, यहां पर दिया गया है पैनल इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक एनईएफटी डिपॉजिट इट नॉट डन ऑन टाइम। अगर नहीं किया गया, मतलब पर्टिकुलर मान लो अगर एक दिन से ऊपर लगा लिया, एक दिन वैसे दिया जाता है कि या तो पेमेंट उसी दिन हो जाएगा या अगले दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दिन या एक दिन से ऊपर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है, मतलब जो टाइम लिमिट एक्सीड करता है, तो वहां पर बैंक पर क्या लग जाती है, पेनल्टी लग जाती है। और पेनल्टी क्या होती है, रेपो रेट प्लस 2%। ठीक है, अगर आप एनईएफटी कर रहे हो और आपसे बोला है बैंक ने कि हम विद इन अ डे और नेक्स्ट डे आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं होता है विद इन अ डे और नेक्स्ट डे, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। और वो पेनल्टी वही बात है आरबीआई लगाता है। ठीक है, तो आरबीआई ही उस सर्वर को कंट्रोल कर रहा होता है, आरबीआई उस सारी चीजों को ऑपरेट करता है, देखता है। तो ये अगर बात करें रिटर्न फॉर्म में इस तरीके का यहाँ पे नोट दिया गया है कि अगर उस टाइमिंग में पैसा ट्रांसफर नहीं होता तो रेपो रेट प्लस 2% क्या लग जाती है, पेनल्टी लग जाती है। तो आई होप एनईएफटी से रिगार्डिंग सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आरटीजीएस के बारे में। ठीक है, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, रियल टाइम यानी तुरंत के तुरंत। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो हमें नाम से समझ में आ जाती हैं, उनके काम नाम से ही हमें काम समझ में आ जाते हैं। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ग्रॉस का मतलब कि टोटल जितना भी आपका पैसा है वो एक ही बार में पैसा चला जाएगा तुरंत के तुरंत। अब एनईएफटी में क्या हो रहा है, सेम डे और नेक्स्ट डे टाइम ले रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अब वही बात है कि जहां वो ऑप्शन आ रहे थे ना कि मैं अपने भाई को एनईएफटी भी कर सकता हूँ, आरटीजीएस भी कर सकता हूँ, आईएमपीएस भी कर सकता हूँ, तो मैंने एनईएफटी क्यों चूज किया, क्योंकि भाई अगर बात करें, क्योंकि आरटीजीएस में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर बात करें आरटीजीएस में क्या है
कि आरटीजीएस में एक मिनिमम अमाउंट है कि आप इससे कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एनईएफटी में पढ़ा था कि मिनिमम नो लिमिट है, लेकिन आरटीजीएस में क्या है, एक मिनिमम लिमिट है कि आप इससे कम नहीं करोगे। तो वो सारे पॉइंट देख लेते हैं, आइए पढ़ते हैं। It is a continuous real time settlement of fund transfer individually on an order by order basis. ठीक है, as the bank receive an RTGS request, it is proceed at the same time proceed, यानी अगर जैसे ही आरटीजीएस उसने रिसीव किया बैंक ने, वो तुरंत की तुरंत प्रोसीड कर देगा। हमारे जो एनईएफटी में क्या होते हैं, बैचेस बन जाते हैं। ठीक है, जब एक बैच क्लियर हो जाएगा तब वो आगे दूसरा बैच क्लियर होगा, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें तुरंत की तुरंत वो प्रोसीड हो जाता है। एंड हैंस फंड इन आरटीजीएस इट ट्रांसफर इंस्टेंटली, तुरंत के तुरंत पैसे ट्रांसफर होगा। यानी अगर आपने अभी क्लिक किया और वहां पे तुरंत पहुंच गया विद इन अ मिनट। अनलाइक इन एनईएफटी वेयर यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट बैचेस, यानी एनईएफटी में 30 मिनट के बैच होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बैचेस नहीं होते हैं, यहाँ पे तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। अब वही बात है कि तुरंत के तुरंत पैसा आप ट्रांसफर जो करोगे वो कब करोगे, वो तब करोगे जब आप मिनिमम 2 लाख रुपए पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। यानी आरटीजीएस की एक मिनिमम लिमिट है, वो मिनिमम लिमिट है कितनी, 2 लाख रुपए। यानी अगर आप 2 लाख से ऊपर किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तभी आप आरटीजीएस कर सकते हो, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी की फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, तुरंत की तुरंत फीस पेमेंट करनी है अपने भाई की। तो आप क्या करोगे, आपको तुरंत की तुरंत जब फीस पेमेंट करनी है और फीस है 4 लाख, तो आप तुरंत की तुरंत क्या करोगे, उसे 4 लाख रुपए आरटीजीएस कर सकते हो। तो वही बात है, ये जनरली जो आरटीजीएस है ना, ये बिजनेस पर्सन ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग तो कभी कभी यूज कर लेते हैं एक इंडिविजुअल, लेकिन बिजनेस पर्संस जो होते हैं उनके जो ट्रांसेक्शन होते हैं वो लैक्स में, और उनके जो ट्रांसेक्शन होते हैं काफी फ्रिक्वेंट होते हैं, लैक्स में, करोड़ में, और 2 लाख से ऊपर होते ही होते हैं कई बार। तो वहां पर अगर हम देखें, ये इस पे इतनी भीड़ भी नहीं रहती है, इस सर्वर पे उतनी भीड़ भी नहीं रहती। हर एक इंडिविजुअल एनईएफटी यूज कर रहा होता है, हर एक इंडिविजुअल 2 लाख, मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है वो 2 लाख से नीचे ही कर रहे होते हैं, 2 लाख से ऊपर बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं, और जो लोग कर भी रहे होते हैं वो आरटीजीएस में चले जाते हैं। ठीक है, आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भीड़ कम रहती है और वहां तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो ये बिजनेस पर्सन इसे ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसे यूज कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई है नहीं कंपलसरी कि कोई इंडिविजुअली करता है। एक मैं बता रहा हूं कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे ट्रांसेक्शन 2 लाख से ऊपर कौन ज्यादा करता होगा, बिजनेस पर्सन। हाँ, इंडिविजुअल भी कर सकता है। ठीक है, और क्या लिखा है, अ रियल टाइम मींस प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड रादर देन एट सम लेटर टाइम, यानी तुरंत के तुरंत होता है। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, मींस द सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अकर इंडिविजुअली। ठीक है, तो तुरंत के तुरंत वहां पे पैसा ट्रांसफर हो जाता है, और इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो एनईएफटी की भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, और आरटीजीएस की भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एनईएफटी की मिनिमम लिमिट नो लिमिट है, और आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख है। क्लियर है, आरटीजीएस में कोई भी बैचेस नहीं होते, तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। एनईएफटी में आधे घंटे के बैचेस होते हैं। क्लियर, डीएनएस पे वो काम करता है, डिफर्ड नेट सेटलमेंट पे वो कार्य करता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर टाइम लिमिट की अगर बात करें, ये भी एक गुड न्यूज है, और इसे भी लास्ट ईयर ही किया गया कि ये भी 24/7 अवेलेबल है। यानी आप कभी भी आरटीजीएस कर सकते हो। पहले आरटीजीएस में भी रेस्ट्रिक्शन थे, टाइमिंग थी। ठीक है, आप संडे को नहीं कर सकते थे, सैटरडे को भी हाफ डे रहता था, और अगर बात करें वीक डेज में भी अगर हम देखें तो आपका एक टाइम लिमिट रहती थी। तो आरटीजीएस अब क्या हो गया, 24/7 हो गया। तो जब एनईएफटी को 24/7 किया गया, उसी के तहत ही अगर हम देखें तो आरटीजीएस को भी उसी टाइम 24/7 किया गया। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखें तो अब दोनों ही 24/7 हो गए। कारण यही था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये जो हुए 2020 से हुए हैं, 2020 में इनका अनाउंसमेंट हुआ था। क्लियर है, RTGS is available on 24/7 basis, means it is available all day. However, there is a cut off timing in RTGS after it has become 24/7. तो वैसे आप कभी भी कर सकते हो ऑल डे, बस कुछ कट ऑफ टाइमिंग है। जैसे एनईएफटी में थी ना कि 12 बजे तक रहता है, फिर 12:30 बजे से फिर से स्लॉट बनता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कट ऑफ टाइमिंग क्या है, हाँ, ये 11:50 पे बंद हो जाता है। ठीक है, 12 बजे तक ये बंद हो जाता है। ठीक है, और फिर जो बिजनेस के लिए ओपन होता है ये 12:30 से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो हैंस आरटीजीएस इज अनअवेलेबल फॉर 40 मिनट्स ड्यूरिंग अ डे।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आरटीजीएस का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मिनिमम लिमिट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लिमिट इंपॉर्टेंट है, 24/7 इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है, इसे जो डेवलप किया था, हाँ एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि ये जो आरटीजीएस है ना, इट इज डेवलप बाय आरबीआई। ये भी आरबीआई ने ही डेवलप किया है आरटीजीएस। और आरटीजीएस को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आरटीजीएस वाज इंट्रोड्यूस इन 2004, 2004 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना? और एनईएफटी 2005 में। और एनईएफटी और आरटीजीएस को दोनों ही जो मैनेज करता है वो आरबीआई करता है। हाँ, अब आते हैं आईएमपीएस पे। तो आईएमपीएस जो मैनेज करता है, या आईएमपीएस जो डेवलप किया, डेवलप बाय एनपीसीआई, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। इसे हम एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, फॉर ऑल द डिजिटल पेमेंट। फॉर ऑल द डिजिटल पेमेंट इट इज एन एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो अब भारत में जितना भी जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो सर्वर, जो प्लेटफॉर्म, जो ऐप, जो नेटवर्क तैयार कर रहा है, वो एनपीसीआई कर रहा है। एनपीसीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जिसे 2008 में स्टेब्लिश किया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंट्री में डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड सर्वर या नेटवर्क प्रिपेयर करती है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसी ने आईएमपीएस डेवलप किया था। और इसने जो आईएमपीएस डेवलप किया था, वो किया था 2010 में। कब किया था? 2010 में इसे डेवलप किया था। ठीक है, 2004 में आरटीजीएस, 2005 में एनईएफटी और 2010 में आईएमपीएस। ठीक है। और आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नाम से समझ में आ रहा है? नाम को समझो, नाम से ही काम समझ में आ जाएगा। इमीडिएट मतलब कि तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, इंस्टेंट। ठीक है ना, इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसे स्टार्टिंग से ही 24/7 था। ये स्टार्टिंग से ही 24/7 था। और इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी से। लेकिन अब एनईएफटी और आरटीजीएस में कोई भी चार्जेस नहीं है। आईएमपीएस में अभी भी चार्जेस हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या चार्जेस हैं? बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज नो चार्जेस। अब कोई भी चार्जेस नहीं है एनईएफटी और आरटीजीएस में, ध्यान से सुनना। लेकिन आईएमपीएस में अभी भी चार्जेस हैं। तो बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई हैं। पहले एनईएफटी और आरटीजीएस में भी चार्जेस लगते थे, लेकिन अब नहीं लगते हैं, जब से इन्हें 24/7 किया गया। ठीक है, तो आइए आईएमपीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इट इज मैनेज बाय एनपीसीआई, जैसे कि मैंने बताया। एनईएफटी एंड आरटीजीएस आर मैनेज बाय आरबीआई। ठीक है। आईएमपीएस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ 24/7 365 इंटरबैंक रियल टाइम फंड ट्रांसफर। यानी आप ऑल ओवर द इंडिया आप आईएमपीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो 24/7। ठीक है। पहले ऐसा था ना कि एनईएफटी के थ्रू आप संडे को नहीं कर सकते थे, आरटीजीएस के थ्रू संडे को नहीं कर सकते थे। तो जब संडे को नहीं कर सकते तो किससे करेंगे? अगर एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट फंड ट्रांसफर अगर किसी को अर्जेंटली करना है, तो वो किसके थ्रू करेगा? आईएमपीएस के थ्रू। फिर वो करने लगा जब आईएमपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। प्लस पॉइंट अगर देखें, आईएमपीएस कैन बी एक्सेस ऑन मल्टीपल चैनल। यानी आप आईएमपीएस कहीं से भी कर सकते हो। यानी आप अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आईएमपीएस कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आईएमपीएस कर सकते हो, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के थ्रू भी आप अपना आईएमपीएस कर सकते हो। ठीक है। आप एटीएम के थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस नहीं कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हो। ठीक है। लेकिन मोबाइल, ये जो आईएमपीएस की फैसिलिटी है, मोबाइल बैंकिंग में भी है, इंटरनेट बैंकिंग में भी है, एटीएम में भी है, एसएमएस के थ्रू भी आप कर सकते हो, ब्रांच ब्रांच में जाके भी कर सकते हो। और एक यूएसएसडी कोड है *99#। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये क्या है? *99#। ये बैंकों का कोड है, ये बैंकिंग कोड है। अगर आपको बिना इंटरनेट के, बिना एंड्रॉयड फोन के किसी बैंकिंग करनी है, अपना बैलेंस जानना है, या किसी को फंड ट्रांसफर करना है बिना इंटरनेट के, बिना ऐप के, बिना बिना एंड्रॉयड फोन के, तो आप *99# दबा के क्या कर सकते हो? बैंकिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक यूएसएसडी कोड है। जैसे हम अपना बैलेंस जानते हैं ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अपने वोडाफोन, मेरा वोडाफोन की सिम है, मुझे उसका बैलेंस जानना होता है, तो मैं *111# दबाता हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हर एक मोबाइल का कोड होता है, यूएसएसडी कोड होता है। 1 दबाइए, आईवीआर ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका रजिस्टर्ड है बैंक, जिस बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो आप उस मोबाइल नंबर से क्या कर सकते हो? बैंकिंग कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। क्लियर? तो ये एक
चीज रहती है। देन अगर देखें, दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनपीसीआई प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया। अब आप आईएमपीएस के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो यूजिंग मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, या आप एक एमएमआईडी कोड मिलता है, ठीक है, हर एक मोबाइल नंबर का। अगर आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपना एक एमएमआईडी क्या ले सकते हो, कोड ले सकते हो। एमएमआईडी क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर डिजिटल कोड होता है। ये 7 डिजिट का होता है। ये भी पेपर में पूछा गया है, पेपर में क्वेश्चन, कि एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर डिजिटल कोड। ठीक है, तो ये 7 डिजिट का होता है। हर एक मोबाइल नंबर को उसका एक एमएमआईडी मिल जाता है, कि मान लीजिए अगर आपको कोई फंड ट्रांसफर कर रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर ना बता के या कुछ बाकी डिटेल ना दे के सिर्फ एमएमआईडी अपना दे दो, और वो आपके में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी बाकी अकाउंट नंबर, नाम और दुनिया भर की चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप खाली अपना एमएमआईडी कोड दे दोगे और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन टू पर्सन पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो मोबाइल नंबर और एमएमआईडी के थ्रू कर सकता है। ईच एमएमआईडी इज लिंक्ड टू अ यूनिक मोबाइल नंबर। डिफरेंट एमएमआईडी कैन बी लिंक्ड टू सेम मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर ये एक ऑप्शन हो गया, आईएमपीएस के थ्रू आप मोबाइल नंबर के थ्रू या एमएमआईडी के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, या यूजिंग अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड। यानी अगर बात करें अकाउंट नंबर, जैसे कि मैंने बताया था ना, कि मैं अपने भाई को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड लिख रहा हूँ, तो वहां पे आईएमपीएस का भी ऑप्शन आता है कि एनईएफटी या आईएमपीएस में से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो वहां पे अगर बात करें एक पर्सन से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, अगर मोबाइल नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने, एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर पे या एमएमआईडी कोड पे, तो आप इसके थ्रू करोगे। आईएमपीएस का यहाँ पर भी ऑप्शन आता है। और अगर आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पर भी आईएमपीएस का ऑप्शन आता है। फिर यूजिंग आधार कार्ड के थ्रू भी अब पैसे ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पर भी आईएमपीएस का ऑप्शन आता है। तो ये तीन चैनल हैं जिसके थ्रू आप आईएमपीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, फिर इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है? इसकी भी कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट अगर देखें, बैंक कैन सेट देयर ओन लिमिट। बैंक अपनी लिमिट खुद सेट कर सकते हैं, बट नॉट ग्रेटर देन 10 लाख एज पर एनपीसीआई। तो इसकी जो एक तरीके की मैक्सिमम लिमिट है, वो कितनी होगी? 10 लाख एज पर एनपीसीआई। और बैंक अपनी लिमिट खुद सेट कर सकता है, वो 2 लाख कर दे, 5 लाख कर दे, इस तरीके से। तो मिनिमम लिमिट कोई भी नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख है। और इसमें चार्जेस लगते हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस में चार्जेस नहीं लगते हैं, बट इसमें चार्जेस लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अब ये तीनों ही 24/7 है। ठीक है, पहले उनकी टाइमिंग हुआ करती थी, बट 2020 के बाद से उन्हें भी 24/7 कर दिया गया। और ये आईएमपीएस जब से इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी से ही 24/7 था। क्लियर है, आईएमपीएस डेवलप किया एनपीसीआई ने, और उन्हें जो मैनेज करता है वो आरबीआई करता है। तो हमने सारे पॉइंट जो हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।